सो ऑर्गेनिज्म हम सिर्फ उसे ही कहते हैं जो कि लिविंग हो, अदरवाइज हम उनको ऑर्गेनिज्म नहीं कहते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग है कि बायोलॉजी का लफ्ज जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं टोटल, उन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है दो किंगडम्स में। अब याद रख लें कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो अभी एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि फॉर्मरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स, यानी पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था दो किंगडम में। वो किंगडम कौन से थे? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन किसने की थी। तो ये क्लासिफिकेशन आपकी की थी कैरोलस लिनियस ने। दिस क्लासिफिकेशन वाज बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया था वो दो किंगडम में किया था। वन इज किंगडम प्लांटी, अनदर इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें हम एनिमल्स कहते हैं, और जो प्लांटी में आते हैं उन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। तो बायोलॉजी में अगर आप प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो तो दिस इज द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज व्हाट? बॉटनी, and study of animals is called as zoology. So these are the main two branches of biology. These branches of biology are on the basis of organisms. ये organism की बुनियाद पर है। कोर्स से हटकर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अगर फंजाई की स्टडी करनी होगी तो हम कहेंगे माइकोलॉजी। अगर बैक्टीरिया की जस्ट स्टडी करनी होगी तो हम कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी। अगर वायरस की स्टडी करनी होगी तो हम कहेंगे वायरोलॉजी। अगर पैरासाइट की स्टडी करनी होगी तो हम कहेंगे ये पैरासाइटोलॉजी है। अगर मैमल्स की स्टडी करनी है तो मेमोलॉजी। यूं रेप्टाइल और एम्फीबियन की स्टडी करनी है तो हम कहते हैं उसे हर्पिटोलॉजी। और बर्ड्स की स्टडी करनी है तो हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं। हमारे कोर्स के मुताबिक जो ऑर्गेनिज्म के बुनियाद पर ब्रांचेस हैं वो दो हैं। एक बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड सेकंड वन इज ज़ूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉडर्न रिसर्च हैज डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टू किंगडम सिस्टम, यानी आजकल की साइंस में ये जो टू किंगडम सिस्टम है इसको खारिज कर दिया गया है। नाउ दिस सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेड। इसकी जगह पर आजकल जो नया सिस्टम है वो हम पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है? उस किंगडम के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितने किंगडम में क्लासिफाई किया गया है? 5 किंगडम में। तो यहाँ पर ये बात मैं करता चलूं कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? दिस 5 किंगडम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट वाइटेकर। क्या नाम है साइंटिस्ट का? रॉबर्ट वाइटेकर। रॉबर्ट वाइटेकर ने ये 5 किंगडम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इस किंगडम सिस्टम की जो डिटेल है वो हमारी आगे वाले चैप्टर में आएगी, चैप्टर नंबर 5 में, वैरायटी ऑफ लाइफ में। यहाँ पर हमारे यहाँ इतना काफी है कि हमें पता होना चाहिए कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स नाउ। सो द नेम ऑफ फर्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोकैरियोटी। किंगडम प्रोकैरियोटी। प्रीवियसली इस किंगडम का नाम था मोनेरा। लफ्ज मोनेरा का मतलब है सिंगल सेल्ड, एक। वैसे जो लफ्ज ये मोनेरा है ये लैटिन लफ्ज से लिया गया है, मोनेर्स, जिसका मतलब है सिंगल और एक। तो इस किंगडम का जो नया नाम है वो किंगडम प्रोकैरियोटी है। इस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? इट इंक्लूड्स
all organisms which are prokaryotes. इस किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या हो, प्रोकैरियोट्स हो। सवाल ये होता है कि प्रोकैरियोट हम किसको कहते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है विच डू नॉट possess, जिनके पास ना हो क्या, डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी उनके सेल के अंदर क्लियर न्यूक्लियस नजर ना आए, यानी न्यूक्लियस की बाउंड्री मौजूद ना हो, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद ना हो, तो हम कहेंगे इनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। आम भाषा में हम इसके लिए कहते हैं कि दे डोंट हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियरिटी मटेरियल भी नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल इनके पास है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ साइनोबैक्टीरिया। कॉमनली साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अल्जी कहते हैं। जो टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, आपके पास कॉपी होगी तो आप वो अपने पास नोट कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन अल्जी। उसके बाद सेकंड किंगडम है हमारे पास, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। 5 किंगडम है, 5 में से एक किंगडम ऐसा है जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। रिमेनिंग ऑल 4 किंगडम्स आर those in which eukaryotic organisms are present. बकाया 4 किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो फर्क है उसके मुताबिक बकाया किंगडम जो है वो बनाए गए हैं। सो 5 में से सिर्फ पहला किंगडम, किंगडम प्रोकैरियोटी ऐसा है जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। बाकी जो 4 किंगडम आगे वाले हमारे आने वाले हैं इस किंगडम के साथ, उन सब में जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बकाया में प्रोकैरियोटिक, इसमें यूनिसेल्युलर। इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, यानी वो सारे यूकैरियोट जो प्लांट नहीं है, एनिमल नहीं है या फंजाई नहीं है। यानी यूकैरियोट्स 4 किस्म के ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोक्टिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। तो जो प्लांट से बचता है वो भी आप किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में डालें, जो एनिमल में नहीं आ सकता वो भी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में डालें, जो फंजाई में नहीं आ सकता वो भी आप किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में जो है वो लाएं। तो आपके पास लेट सपोज कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर ये ऑर्गेनिज्म आपको जो है वो लेट सपोज दिया गया है, सबसे पहले हम इस ऑर्गेनिज्म को चेक करेंगे कि क्या ये ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्लासिफाई करें एज अ एनिमल। क्या हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ प्लांट, क्या इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ फंजाई। अगर ये इन तीनों में किसी में भी नहीं आता और यूकैरियोटिक है तो ये चला जाएगा किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में। एग्जाम्पल इज व्हाट, यूग्लिना, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे नीचे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दिखाए गए हैं। एक चीज यहाँ पर और है नोट करने की, अल्जी आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अल्जी वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर भी होता है और मल्टीसेल्युलर भी होता है। तो अल्जी के अलावा सारे ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में यूनिसेल्युलर हैं। अल्जी मल्टीसेल्युलर है फिर भी वो इसमें है, क्योंकि अल्जी प्लांट में भी नहीं आ सकती, एनिमल्स में भी नहीं आ सकती, फंजाई में भी नहीं आ सकती, तो अल्जी को भी हमने किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में ही रखा है। थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफाइलस, यानी इस किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको क्लोरोफिल नहीं है, जिनके पास क्लोरोफिल, Shakila Zainab not able to hear your voice. Open your speaker. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी किंगडम फंजाई में नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म हैं, वो मल्टी सेल्यूलर भी है और उनकी बॉडी जो है
उसके पास जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है। याद रखना है कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो फंगल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, जिसे हम सिंपली काइटिन भी कहते हैं। सो द सेल वॉल फाउंड इन द सेल्स ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन। वो किस चीज की बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। और फंजाई की बॉडी को हम सिनोसाइटिक बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक बॉडी। सिनोसाइटिक का मतलब ये होता है कि जिसके सेल्स जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, जिसके सेल्स क्या हो? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो। याद रखना है कि फंजाई फूड खाती नहीं, फंजाई फूड को एब्जॉर्ब करती है। फंजाई फूड को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। सो ये फंजाई की खास कैरेक्टरिस्टिक है। हम भी हेटेरोट्रॉफ हैं, फंजाई भी हेटेरोट्रॉफ है। तो हम में और फंजाई में डिफरेंस क्या है? हम में और फंजाई में डिफरेंस ये है कि हम फूड को खाते हैं, लिहाजा हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंजेस्टिव है। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव है। फंजाई के पास खास किस्म की बॉडी होती है, खास किस्म के राइजोइड्स उसके पास होते हैं, जिनकी मदद से वो किसी भी चीज से, सॉइल से या ऑर्गेनिज्म से फूड को एब्जॉर्ब करती है। जैसे कपड़ा हम पानी के ऊपर रखें तो पानी कपड़ों के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होता है, बिल्कुल इस तरीके से फंजाई जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है। याद रखना है कि सारे फंजाई मल्टी सेल्यूलर हैं। एक फंजाई ऐसा है जो कि यूनिसेल्यूलर है, तो उस फंजाई का नाम है यीस्ट। तो यीस्ट की प्रॉपर्टीज फंजाई जैसी हैं, इसलिए हमने इसको किंगडम फंजाई में रखा है। सो किंगडम फंजाई में यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यीस्ट मौजूद है और ये फंजाई है, इसलिए यहाँ पर है। एग्जाम्पल मशरूम, डेथ स्टूल वगैरह। आमतौर पर हम फंजाई को जो है वो पकाकर खाते भी हैं कुछ लोग, कुछ ने अभी तक नहीं भी खाया होगा, तो आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि हम ये मशरूम्स वगैरह खाते हैं तो वो क्या होती हैं। सो दीज आर दी सम पिक्चर्स ऑफ दी फंजाई जो आपको दिख रही हैं। ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल प्लांट जैसा होता है, लेकिन प्लांट में कलर है क्लोरोफिल, इनमें कलर नहीं है। सो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। बेटा आप में से कोई शकीला के साथ राब्ते में है तो उसे समझाएं कि उनका अपना स्पीकर बंद है, उन्हें आवाज नहीं जा रही, वो मैसेज कर रही हैं बार बार। आप में से अगर शकीला किसी के साथ ऐड है तो आप उसे समझाओ कि उनका स्पीकर कैसे ऑन होगा, वो स्पीकर ऑन करे अपना। मशरूम एंड डेथ स्टूल वगैरह। किंगडम 4 हमारे पास है किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूकेरियोटिक हैं, विच आर मल्टी सेल्यूलर। याद रखना है कि प्लांट भी जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। क्लोरोफाइलवस, यानी प्लांट के सेल में क्लोरोफिल होती है जिसकी वजह से वो ग्रीन है और जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हैविंग सेल वॉल, प्लांट को सेल वॉल होती है जो कि बनी हुई होती है किस चीज की? सेलुलोज की। प्लांट की फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी उनका एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो उनका जाइगोट बनेगा वो प्लांट की बॉडी के अंदर ही रहता है और वहीं ही वो एम्ब्रियो में तब्दील होके और एम्ब्रियो वहां पर ये डेवलप होता है उनका। तो इसलिए हमने एक लाइन लिखी है यहाँ पर कि जाइगोट रिटेन्ड टू बिकम एम्ब्रियो, यानी उनका जाइगोट जो है वो उस वक्त तक बॉडी में रहता है जब तक वो पूरा एम्ब्रियो नहीं हो जाता या डेवलप नहीं हो जाता। प्लांट शोज ऑलवेज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है एक से दूसरी जनरेशन पैदा करना, यानी लेट सपोज ये दो जनरेशन हैं, इस जनरेशन का नाम है स्पोरोफाइट, इस जनरेशन का नाम है गैमीटोफाइट। जब ये जनरेशन रिप्रोडक्शन करेगी तो इसमें से ये पैदा होगा और जब ये रिप्रोडक्शन करेगी तो इसमें से ये पैदा होगा। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी ये रिप्रोडक्शन करे तो ये पैदा हो उसमें से और ये रिप्रोडक्शन करे तो इसमें से ये पैदा हो। प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रूल है,
कि स्पोरोफाइट प्लांट जब रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें से गैमेटोफाइट पैदा होगा, और जब गैमेटोफाइट रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें से स्पोरोफाइट पैदा होगा। ये दो टर्म्स कुछ स्टूडेंट्स के लिए मे भी नए हों तो परेशान होने की जरूरत अभी नहीं है। जस्ट अभी आपको ये समझ में आ जाए कि प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। सवाल होगा कैसे, तो जवाब आना चाहिए स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। स्टिल सफिशिएंट, ये अभी सफिशिएंट है। एग्जाम्पल मोस प्लांट, ये नीचे आपको जो है वो ग्रास की तरह कुछ प्लांट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द मोस। फर्न्स एक प्लांट का टाइप है, मैंगो ट्री, रोज प्लांट, हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी में आते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। इस किंगडम में हम आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर हेटेरोट्रॉफ। इस किंगडम में भी जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं और हेटेरोट्रॉफ हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से बना बनाया फूड लेते हैं। नॉन क्लोरोफिलस, हमारे अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता, एनिमल्स की बॉडी में भी क्लोरोफिल नहीं होता, उनके सेल्स में क्लोरोफिल नहीं है। मल्टी सेल्यूलर, एनिमल जितने भी हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं। और नो सेल वॉल, याद रखना है कि एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती। सो हमारे सेल्स में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। उसके बाद दे हैव इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हम खाना खाते हैं, हम फूड को एब्जॉर्ब नहीं करते, हम फूड को क्या करते हैं, खाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को इंगल्फ बिल्कुल अपने मुंह के जरिए से खाते हों, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि दे हैव इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके पास क्या है, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ह्यूमन, हाइड्रा, मोंकी, डॉग, गोट, अर्थवर्म वगैरह। ये कुछ तस्वीर आपको दिखाई दे रही हैं जो कि सारी आपकी एनिमल्स की हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सी ब्रांचेस हैं? सवाल यह है कि हमने बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड क्यों किया, पहले उसकी थोड़ी सी तफसील है। About more than 1.5 million species of organisms have been discovered yet. तकरीबन अभी तक 1.5 यानी 1.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख बढ़ते हैं तो 15 लाख स्पीशीज ऑर्गेनिज्म की अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्कवर्ड येट? 15 lakhs। अब इन 15 लाख ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इनका आपस में रिलेशन जानने के लिए, कौन कहाँ से इवॉल्व हुआ है, इस चीज को इजीली समझने के लिए हमने क्या किया है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। क्यों? कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं, साइज में, शेप में, बिहेवियर में, या फिर अपनी रहन सहन वाले एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी हैबिटाट के मुताबिक। सो एक छोटा सा मिसाल है यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इस वक्त जो दुनिया में है वो सबसे छोटे में छोटा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, जिसकी जो साइज है वो 0.0001 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा उसकी साइज होती है। तो ये छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है, वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लार्जेस्ट एनिमल वेल है। वेल ये एक मैमल है, पानी में रहता है, आमतौर पर हम इसे फिश कहते हैं, वेल फिश। हालांकि ये फिश नहीं है, ये मैमल है, जिसकी ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी जो लंबाई है वो 150 मीटर इन लेंथ, 150 मीटर इन लेंथ। 1 मीटर में 3.14 फीट पड़ते हैं। तो 1.50 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 301 हो जाएंगे और 150 दूसरा हो जाएगा। हमारे पास ये 450, तकरीबन 500 फीट के करीब इसकी जो है वो लंबाई है। 450 से 500 फीट के दरमियान इसकी लंबाई है। तो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो ये है, जिसका वजन जो है वो 150 टन।
एक टन में मुख्तलिफ यूनिट्स के हिसाब से मुख्तलिफ किलोग्राम है। जो हमारा यूएस टन है उसमें 1000 किलोग्राम पड़ता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि व्हेल के अंदर कितना वजन है। सो वेरिएशन इतनी है ऑर्गेनिज्म के कि छोटे से छोटा इतना छोटा कि नजर भी नहीं आता, बड़े से बड़ा इतना बड़ा कि हमारा घर भी छोटा है। ठीक है ना। तो लार्जेस्ट ट्रीज की वेराइटी में हम देखें तो इतने बड़े ट्रीज होते हैं, जिसमें एक ट्री है रेड वुड ट्री जिसकी लंबाई 300 फुट तक होती है। ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आपको वो प्लांट दिखाई दे रहा है। तो इस वेरिएशन की वजह से इतने मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, इनको समझने के लिए हमने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। इन मॉडर्न बायोलॉजी we deal with the study of organisms in different way like recognition and classification. मॉडर्न बायोलॉजी में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि किसी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया और क्लासीफाई किया बस, लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी में हम ये भी पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया, फिर उसको क्लासीफाई किया, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसकी बॉडी किस तरह की है, उसके ऑर्गन्स किस तरीके के हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया है, ताकि अगर कोई शेप पढ़ना चाहता है तो शेप वाली ब्रांच में रहेगा, अगर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो है स्टडी में रहेगा। So we had divided biology in different fields or branches. Some major branches of specializations are given here. कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। यहाँ पर जो हमारी ब्रांचेस हैं वो मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, यानी कोई भी बंदा अगर बायोलॉजी की फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो वो इस तरीके से स्पेशलाइज कर सकता है। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल आप किसको कहते हो? जब दो एटम केमिकली एक दूसरे से मिलें तो हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑक्सीजन से केमिकली अगर बॉन्डेड है तो O2 बनता है, हम कहेंगे दिस द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन केमिकली आपस में मिले हुए हैं तो बनता है H2O, हम कहेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल है। सो इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, फ्रॉम द सेल, एक सेल में, एंड इट्स ऑर्गेनेल, और उसके ऑर्गेनेल में, दैट टेक पार्ट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या नीड है उसकी, कैसे रिएक्शन में वो टेक पार्ट करता है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम किधर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जिसकी मिसाल है कि न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन कैसे बनती है, ये चीज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। सो इजीली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर स्टडी इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक फिगर दिखाई गई है जिसमें ये ग्रीन पार्ट राइबोसोम है, ये आपका जो है वो आरएनए है। ये आरएनए डीएनए से मैसेज लेकर आया है, इस मैसेज को पढ़ते हुए राइबोसोम पर एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, जिसे हम प्रोटीन का नाम दे रहे हैं। तो कैसे डीएनए से प्रोटीन बनी, ये सारी चीजें हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, इतना स्मॉल कि हमें आंख से नजर ना आए, तो उसको देखने के लिए हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये हमारी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से, जिसमें क्या आ जाते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड पैथोजेनिक फंजाई वगैरह। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आंख से नजर ना आते हों, उनकी स्टडी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उनकी स्टडी को हम माइक्रो बायोलॉजी कहेंगे। सेकंड वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी।
माहौलियाती बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म के ऊपर असर, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में क्या रोल है, ये हम पढ़ते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम इकोलॉजी है, याद रखना है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? इकोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ इकोसिस्टम और स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। फोर्थ वन इज मेरीन बायोलॉजी। मेरीन हम कहते हैं समंदर को, यानी वो लाइफ जो समंदर के पानी में मौजूद है, उसकी स्टडी मेरीन बायोलॉजी। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द सी, यानी वो इनहेबिट का मतलब है मौजूद होना। वो ऑर्गेनिज्म जो सी में मौजूद हैं, ओशियन में मौजूद हैं, उनकी स्टडी, और उसके इर्द गिर्द कौन सी कंडीशंस मौजूद हैं, यानी उनका फिजिकल एनवायरनमेंट किस तरह का है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पानी के किस तरह के हैं, वो सारी चीजें पढ़ना। यानी समंदर और समंदर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को जब हम पढ़ें तो दिस द मेरीन बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश का मतलब ये नहीं है कि नलके से अभी पानी भरा ये फ्रेश है, यहाँ पर फ्रेश का ये मतलब नहीं है। फ्रेश का मतलब है वो पानी जो दरियाओं से, रिवर से, स्ट्रीम से आता है, यानी जो हम अपनी जमीनों को देते हैं, पीने के इस्तेमाल में लाते हैं, वो पानी जो है वो फ्रेश कहलवाता है, जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल कम होती है, जिसको सिंपली हम मीठा पानी भी कहते हैं, हालांकि वो मीठा नहीं होता। इट डील्स विथ द लाइफ डिवेलिंग। डिवेलिंग का मतलब है रहना। ये ब्रांच, इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर बॉडीज, यानी फ्रेश वाटर के एनवायरनमेंट में रहते हों, रिवर में रहते हों, दरियाओं में रहते हों, कैनाल्स में रहते हों, स्ट्रीम्स में रहते हों, उनकी फिजिकल नेचर, उनके एनवायरनमेंट की केमिकल कंपोजिशन वहाँ की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनकी लाइफ पर असरअंदाज हो रहे हैं, उनको पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी। पेरा लफ्ज जो है इसका मतलब है बिसाइड, साइटोस का मतलब है फूड, लोगोस का मतलब है अगेन साइंस एंड द स्टडी। सो पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट किसे कहते हैं? मुफ्तखोर, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहे और वहां से फूड हासिल करे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। सो पैरासाइट की स्टडी को हम क्या कहेंगे? पैरासाइटोलॉजी। हमारे सर में कभी कभार लाइस, जुएं आ जाती हैं, मॉस्किटो हमें खाता है, वो हमारे ऊपर मुफ्त से हमारी ब्लड जो है वो सक कर रहा है, दिस इज द पैरासाइट। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हैं, मुफ्तखोर हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, एंड देयर लाइफ साइकिल, किस तरह से उनकी लाइफ जो है वो पूरी होती है, किस तरह से बड़े होते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ कैसे जाता है, उसका अपने होस्ट के साथ इंटरेक्शन क्या है। पैरासाइट जो खाने वाला है उसे हम पैरासाइट कहेंगे, जिस पर वो रहता है या जिसके अंदर रहता है वो उसका होस्ट है। हमारे सर के ऊपर अगर बालों में जुएं हैं तो हम उसके होस्ट हैं, और जो लाइस है वो क्या कहलवाएगी? पैरासाइट कहलवाएगी। ह्यूमन बायोलॉजी, वेरी सिंपल, स्टडी अबाउट द ह्यूमन। बायोलॉजिकली जब ह्यूमन को पढ़ा जाए तो दिस इज द ह्यूमन बायोलॉजी। This is the branch of biology deals with the biological aspects of man regarding evolution. Human कैसे evolve हुआ, anatomy, human अंदर से कैसा है, physiology, human के organs function किस तरीके से करते हैं, health, human की health कैसी है, inheritance, human के characters parents से offspring की तरफ कैसे मुंतकिल होते हैं। So human के बारे में अगर biologically कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो that is human biology. Then social biology. सोशियर का मतलब है कंपेनियन, साथी, पार्टनर। सोशल बायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द सोशल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है लेन देन, जैसे अभी मेरा और आपका इंटरेक्शन है, हम ऑनलाइन एक दूसरे के साथ जुड़े बैठे हैं। सो दिस इज द सोशल इंटरेक्शन विद इन अ पॉपुलेशन। खास ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक खास किस्म की लेन देन चल रही हो, कोई चीज ले रहे हो, कोई दे रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, फायदा पहुंचा रहे हो, दिस द इंटरेक्शन। एनिमल स्पीशीज एंड स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग।
तो सोशल बायोलॉजी में बुनियादी तौर पर हम ह्यूमन बीइंग का जो सोशल रिलेशनशिप है वो आपस में पढ़ते हैं। उसके अलावा बाकी ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होते हैं जो कि सोशल होते हैं, जैसे टर्माइट, दीमक, ये भी सोशल एनिमल हैं, ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं। हनी बी, शहद की मक्खी, ये भी सोशल ऑर्गेनिज्म है, ये भी आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तो इन्हें भी हम सोशल एनिमल कहते हैं। whether certain behaviors are inherited or culturally induced, तो सोशल बिहेवियर हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, और कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो हम एनवायरनमेंट में रह के सीखते हैं। सोशल इंटरेक्शन को पढ़ना, सोसाइटी के बारे में जानना, दिस इज सोशल बायोलॉजी। लास्ट ब्रांच ऑफ दिस चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजिया मीन्स सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। टेक्निकली किसी चीज को डील करना, किसी आर्ट के तहत, किसी हुनर के तहत, किसी मशीन के तहत, यानी वो सारी टेक्निकल इस्तेमाल की चीजें जो लाइफ पर इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज द वेरी रिसेंट ब्रांच इंट्रोड्यूस्ड इन बायोलॉजिकल साइंस। ये बिल्कुल एक नई ब्रांच है जो कि बायोलॉजिकल साइंस में इंट्रोड्यूस हुई है। इट डील्स विथ द यूज ऑफ डेटा। इसमें आप डेटा इस्तेमाल करते हो, टेक्निक इस्तेमाल करते हो, किसकी? इंजीनियरिंग की। टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी एंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग, तो ये ब्रांच खुसूसन जो है वो ह्यूमन बींग के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी इसमें आर्ट का, टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इंसानों की भलाई के लिए। इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सो अप टू येट अगर कोई भी सवाल है तो यू मे आस्क अभी एंड अभी, फौरन आप जो है वो अभी कोई भी सवाल है तो आप अपने माइक ऑन करके 1 बाय 1 सवाल पूछ सकते हो। शाबाश। जी, है किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं है? एंड करूं मीटिंग को? बेटा किसी को कोई भी सवाल है तो अभी पूछ सकता है। शाबाश, अपने माइक ऑन करेंगे और माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। जी 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 जी, आप ऑन अपना पूछें बेटा, पूछें, माइक ऑन करके सवाल पूछें। ओप्पो A3s। सर बुक में लिखल है जो किंगडम फंजाई में आ, उनमें नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं, जो मतलब नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स एंड हाँ, गैमेट्स। नॉन मोटाइल यानी इन्हनि जा गैमेट्स जेके आहिनि उहे मूवमेंट न करे सघंदा आहिनि। ओके सर। ठीक है, नॉन मोटाइल जो मतलब है तो गैमेट्स इन्हनि जा मूवमेंट करे न सघंदा आहिनि। ॿियो कुछ बाबा? ओके जी सर। ओके ओके, शाबाश। अगर ॿियो भी कोई सवाल आए तो तव्हां भले व्हाट्सएप के जरिए सां उहो सेंड करे छॾियो। ठीक है, थैंक यू।